चलो भाई शुरू करो। लेक्चर नंबर 68। अच्छा जी, आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों का फुल फ्लैज एक इमेज लेना है, लेकिन ज़रा क्लास पूरी होने का मैं वेट कर लूँ। ऑनलाइन वाले बच्चे माशाल्लाह क्लास तो कोई नहीं छोड़ते, लेकिन कभी कभी जो है वो लेक्चर पेंडिंग हो जाते हैं इनके, और फिर 2 4 6 तक बात पहुंच जाती है, फिर होल उठने शुरू हो जाते हैं। अच्छा पता नहीं यार, वैसे किया करें कवर अप चीज़ें। अब क्या, अब अपने ऊपर खुद ही बर्डन डाले रखना कि पिछले टेस्ट भी मैंने देने हैं, ये भी करना है वो भी करना है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना वो कर। अच्छा कौन सा सवाल बनता है आगे? होमवर्क वाला एक छोड़ के। होमवर्क तो बहुत आसान था, पास हो रहा क्वेश्चन 1, वो तो आपको करते हुए भी शर्म आ रही थी घर में। गुडविल की इंपेयरमेंट आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उसमें थी होमवर्क वाले सवाल में भी, आज सवाल में डिस्कस कर लेंगे। हाँ कौन सा पेज है अब हमारा चल रहा? हम आज करेंगे क्वेश्चन 29। ओह क्वेश्चन 29। अच्छा पेज नंबर यार मेरी तरफ से ले लो आज 803। भाई आप आखिर में खड़े हो जाएं। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम और टैक्स, इनके बारे में आपने एक फिक्रा बोलना है, और रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग के बारे में आपने एक तारीखी फिक्रा बोलना है। रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग इसी तरह है जिस तरह एक बच्चे के घर में टॉयज नहीं, साल के शुरू में जो बास्केट में पड़े हुए टॉयज हैं ये वो हैं, साल के शुरू में बास्केट में जो पड़े हुए टॉयज हैं वो हैं, ये ओपनिंग टॉयज हैं। और इन ओपनिंग टॉयज में आगे बोलो आप। हाँ एक्सेलेंट, बैठ जाए। इन ओपनिंग टॉयज के अंदर हमने इस साल वाले टॉयज डाल देने हैं ताकि क्लोजिंग टॉय ए आ जाएं ज्यादा सारे। तो बोले ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग को सवाल शुरू करते हुए किस पे लाना होता है? क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग पे। तो पहले मुझे बता दें ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग का क्या मतलब है। क्या ये 31/12/18 की है या अनलकीली 1 जनवरी 18 की है? इसको उतार के किस पे ले आए? 31/12/18 पे। सोच के बताएं, इसमें प्रॉफिट डालेंगे तो 18 पे आएगी या प्रॉफिट माइनस करने से 18 पे आएगी? सोच के बताएं। 1 जनवरी 18 की फिगर में प्रॉफिट डालने तो 31/12/18 पे आ जाएगी या निकाल दें तो 31/12/18 पे आ जाएगी? 1 जनवरी 18 की फिगर में प्रॉफिट डाल देंगे ताकि ये 31/12/18 पे आ जाए। तो ये जरा जल्दी से मुझे करवा दें ताकि फिर वो हम इसको कहते हैं वर्किंग नंबर। और यार ये मैं इस वर्किंग की ब्यूटी सुने, इस वर्किंग को करते हुए आपने एडजस्टमेंट्स नहीं देखनी। एडजस्टमेंट्स देखने का मतलब ये होगा कि कंसोलिडेशन शुरू कर दिया। ना 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 ना, इस वर्किंग को सवाल का पार्ट समझना है। सवाल में समझ लें 31/12/18 की रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग है, मैं वो निकाल रहा हूं। इट इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। और आने वाले दिनों में मैं सवाल दिखाऊंगा, कुछ सवालों में ये वर्किंग एज इट इज गिवन हुआ करेगी, क्योंकि ये सवाल का पार्ट है। सवाल में एक मिसिंग डाटा है, तो उस मिसिंग डाटे को हम निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? 31/12/18 की रिटेन्ड अर्निंग। तो बोलें जी ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग 1 जनवरी 18 की, शोहर की और उसकी बीवी की। ओपनिंग कितनी है ट्रायल में? चलें छोड़ें यार, अबू बकर आप इधर रिकॉर्डिंग करो, हम दोनों पढ़ाते हैं क्लास। 180 और 80, 180 और इसमें प्रॉफिट डालें निकालें। प्रॉफिट्स को डालेंगे, किस किस की प्रॉफिट्स? पेरेंट की सेल रहने दें आप 190, कॉस्ट ऑफ सेल आगे क्या है? आगे क्या है? कितनी है? अदर इनकम 50, टैक्सेस। सेल में से खाली खर्चे माइनस करें, अदर इनकम ऐड करें, 50 की जवाब बता दें। जल्दी कर देना। 50 किसका प्रॉफिट आ गया? पेरेंट का। सब्सिडरी का बोले माइनस टैक्स इट कम्स टू 40। कल ना मैंने 50 और 40 ऐसे लिखा था, लेकिन मुझे फील हुआ कि ऐसे सामने लिख तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये प्रॉफिट एक का है, ये दूसरे का प्रॉफिट है। अच्छा बोलें जी 230 और 120। इसके साथ क्या लिखूं? क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग 31/12/18। अच्छा जी बताएं भाई, अब इस 230 को कहां लेके जाना है? वर्किंग 3 में। और एसआरई को इट इज एसआरई, एस प्रॉफिट को वर्किंग 5। आप जी हैंड रिटन पेजेस निकाल लें, क्लास पूरी हो गई है। ये जो मैंने काम किया है कि मैं इंशाल्लाह इसको दिखा दूंगा जब एक दफा क्लास और पूरी हो जाएगी। तो
चलें यार, क्लास पूरी होने का वेट कर लेते हैं। खैर है, क्वेश्चन 23 मुझे कर दें, 2 मिनट दे रहा हूँ। क्वेश्चन 23, पेज नंबर देख लो ना कौन सा बन रहा है, 2-3 सफ़े पीछे चलो। 798 क्वेश्चन 23 ऐसे बुक पे ही कर दें कहीं जगह निकाल के नीचे। एटी 85 कहाँ जाने? वर्किंग 5 में। अच्छा, अब सारे ना जो लेट आए हैं, जो टाइम पे आए हैं, वो बैठ जाएं और आज एक बात सुने जिसमें आपने एरर नहीं करनी। प्रॉफिट एंड लॉस किस साल का बनाना है? हमने खरीदा कब है सब्सिडरी को? इस कॉन्सेप्ट का नाम है मिड ईयर एक्विजिशन। मिड ईयर एक्विजिशन का मतलब ये नहीं होता एग्जैक्ट मिड ईयर एक्विजिशन का मतलब होता है साल के दौरान किसी वक्त आपने खरीद लिया। आप बता दें, जब कंसोलिडेशन होगी, जरा सोच के बताना है, सब्सिडरी की सारी सेल हमारी होगी या सब्सिडरी की सेल के जो है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए बीवी को बीवी बने हुए? 4 महीने। कितने महीने हो गए पेरेंट ने सऊदी किंग को पैसे देके सब्सिडरी को बाय किया था? 4 महीने। एक काम करने आपने, यहां से यहां तक सारी फिगर्स पे 4/12 साथ साथ लगाते रहना है। क्यों? वजह बता दें, सादा सी बात है। क्या अगर मैं कंसोलिडेशन करना चाहूं तो मैं सब्सिडरी के सारे प्रॉफिट्स पे कब्जा कर लूं या 4 महीने के प्रॉफिट्स? अच्छा बता दें, सब्सिडरी की सारी सेल पे हमारा कंट्रोल रहेगा? पिछले 4 महीने से हमारा कंट्रोल है इसकी सेल पे। इसके खर्चों पे हम इसके खर्चे कब से कंट्रोल कर रहे हैं? 4 महीने से। तो अब बता दें, पेरेंट सब्सिडरी को कितने महीने के एतबार से रिकॉर्ड करेगा? जब शादी हो जाती है तो शोहर बीवी के खर्चे उठाना शुरू करता है, उससे पहले उसके वालिदैन खर्चा उठा रहे होते हैं लड़की का। तो 4 महीने से बात ये चल रही है कि पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा हुआ है। तो कैलकुलेशन करवा दें, गलत बातें ना करें। ओके चलें जी, पी ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर वगैरह आप खुद ही लिख लीजिएगा, मैं बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे सॉल्व करने लगा हूं। फॉर द ईयर बस लिख लीजिएगा। सेल बोले पी की, यार ये दी हुई है, मैंने सारी फिगर्स आपके सामने खोली हुई है, छोड़ें आप देखें। 400 इनटू, इस पे छुरी चलाएं यार, 200 पे छुरी चलाएं, 4/12। छुरी एंड पे चलानी है या बकरे पे साथ साथ चलानी है? साथ साथ चलानी है बकरे पे छुरी। कॉस्ट ऑफ सेल ना देखें, किताब में नजर आ रही है इधर, 250 जमा 100 पे क्या चलाएं? छुरी चलाएं। आपने सब्सिडरी को तरबूज समझना है और साथ साथ इस पे छुरी चलाते रहना है। ना ना ना, जीपी नहीं यार, जीपी खुदा के लिए जीपी नहीं, खर्चे मैं पूछ नहीं रहा। हा हा हा, 20 जमा 15 इंटू 4/12 डन। लेकिन एक काम ध्यान से कर लीजिएगा, वर्किंग 5 जब खोलेंगे तो 85 को भी 4/12 कर लीजिएगा। ये बच्चे गलती कर देते हैं, पता नहीं क्यों। 85 को भी आप 4/12 कीजिएगा। इसके प्रॉफिट सारे हमारे होंगे या 4/12 पे बात होगी? 4/12। तो अब जरा स्काई ब्लू मार्कर देखिएगा, सेल को लगाऊं 4/12, कॉस्ट ऑफ सेल को लगाऊं 4/12, खर्चों को लगाऊं 4/12, प्रॉफिट को लगाऊं 4/12। चलें जी, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नहीं खोलूंगा दोबारा। वर्किंग 5, ये बिल्कुल एग्जाम लेवल पे सॉल्व हो रही हैं चीजें। एस प्रॉफिट बोलेंगे कितने? अच्छा पॉइंट्स में ना कुछ ना लेके जाइएगा, पॉइंट्स रहने दें आज। 28 बस, चलें टोटल कर दें, बताओ एट्रीब्यूट वगैरह कर दें। डू नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स। एट्रीब्यूटेबल कर करके फारग करें इसको। कैन यू वॉच दी छुरी? भाई ऐसे 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 बच्चे आ रहे हैं आजकल, वो बच्चे कैसे सवाल पूछते हैं, वो 600 पे 4/12 लगा रहे होते हैं। कहते हैं सर ये मेरी कैलकुलेशन आउट हो रही है। वो 400 जमा 200 पे 600 करते हैं, 600 पे 4/12 लगा रहे होते हैं। और खुदा के लिए सिर्फ किसके ओए अपने खर्चे तो खुद ही उठा रहे थे ना शादी से पहले। फिर कहते हैं इस तरह की मिसालें देते हैं, अपने खर्चे तो लड़का खुद ही उठा रहा था ना शादी से पहले, नौकरी शुरू कर दी थी। अच्छा अपने खर्चे तो खुद ही उठा रहा था ना, तो बीवी के खर्चे कितने में से उठा रहा है? किस दिन जो है वो शादी की तारीख थी, 1 सितंबर को मैरिज हॉल के अंदर, जोज मैरिज हॉल के अंदर 1 सितंबर को उनका जो है वो बंधन बंधा था। तो 1 सितंबर से ऑनवर्ड वो बीवी के खर्चे बर्दाश्त कर रहा है, कभी कभी ससुर से भी मंगवा। अच्छा जी भैया क्या क्या बातें होगी, तुझे क्या बताएं? जिंदगी गुजारने के सुनहरी असूल लोगों को पता चल गए। और एट्रीब्यूटेबल तक हो गया, डन। बाकी लोग भी एट्रीब्यूटेबल तक करते हैं, फिर मैं आगे चलूं।
आपको आते आते देर क्यों लग जाती है? तो लेट आने वालों, अल्लाह तुमसे माफ करे। क्वेश्चन 23 में पेरेंट ने सब्सिडरी को ना मिड ऑफ ईयर में खरीदा है, तो इसलिए हमने सब्सिडरी के देखना सब्सिडरी के प्रॉफिट्स को हर जगह 4/12 कर दिया। बस इतना सा काम किया। बता दें यार, सेल 460, जीपी कितने, खर्चे प्रॉफिट 159। अच्छा जी, अब आपने रेड मार्कर से, आपको पता है कंसोलिडेशन में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक और बला भी होती है, एट्रीब्यूटेबल, लेकिन यार इसका टोटल 159 ही होता है। अच्छा एक मिनट, सब्सिडरी के 4 महीने के प्रॉफिट सब पे हमारा कब्जा है या पुरानी बात अपनी जगह के, इन पे सिर्फ हमारा 75% कब्जा है, 25% किसी और के? इसमें हमारा कितना है? नो नीड टू कैलकुलेट। इमरान खान का कितना है 28 में? 7। ये 7 कितना आपने सही निकाला था? हाथ रख रहे, 7 किसका हो गया? कहां से? ओके, चलें जी आगे। अच्छा अभी आज 15-20 मिनट हमने लगाने हैं। हैंड पेज 7 पे आ जाएं। ऑनलाइन वालों अगर आपकी एक्सेस नहीं है तो आप ऐसा करें कि आप जो है वो सॉफ्ट में वाले साहब के मोबाइल पे पीडीएफ ईमेल कर लें, जो मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है, तो उससे देख लें अगर बुक में सही नज़र नहीं आ रहा। आज ना हम अभी सवाल नहीं करेंगे 15 मिनट, पहले 15 मिनट आज हम इसमें करेंगे कि मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आ सकती हैं, उनको कैसे पोस्ट करना है, और एक नई वर्किंग हमने की है वर्किंग 5। वर्किंग 5 में क्या चीजें जानी है जिनका ताल्लुक एस के प्रॉफिट से है, यानी जो फिगर्स हमारी एनसीआई से रिलेट करती हैं वो वर्किंग 5 में जाएंगी, जो पेरेंट की हैं खाली वो वर्किंग 5 में नहीं जाएंगी। 1 बाय 1 चीजों को लेना शुरू करते हैं। अभी आप लोगों ने तो कुछ नोट नहीं करना, ये पेरेंट है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर एंडेड, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, खर्चे, अदर इनकम आ रही है, हैंड पेज नहीं खोले हुए, सॉरी, अदर इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिन्हें आप खर्चे भी कह सकते हो, ये ऐड होती है। अदर इनकम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर, और आगे जब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल आता है तब एट्रीब्यूटेबल टू वाली वर्किंग होती है। और एक वर्किंग और होती है इन सवालों में यार, उसे कहते हैं वर्किंग 5। एस, ये एस का प्रॉफिट आ जाता है, पूरे साल का हो तो पूरे साल का, मिड ईयर एक्वायर किया हो तो 4/12 करके। अब आपने हैंड पेज पे देखे बगैर मुझे बताना है, एक एक एंट्री मैं पोस्ट करने लगा हूं लेकिन सारी आपसे पूछूंगा। अगर गुडविल इंपेयर हो गई है तो इसकी जनरल एंट्री मुझे सिंपल बताएं, सादा सी जनरल एंट्री क्या बनेगी? इंपेयरमेंट, लॉस, एक्सपेंस, डेबिट और गुडविल क्रेडिट। अच्छा एक वैसे कंसोलिडेशन से हट के बात पूछ रहा हूं, डेटर, डेबिट, सेल, क्रेडिट, इस एंट्री का बैलेंस शीट में डेटर हिट होगा और सेल क्रेडिट का मतलब है प्लस, ठीक है। अच्छा अब कंसोलिडेशन के एतबार से जो एडजस्टमेंट्स हैं वो जरा आप सुनना शुरू करें। इंपेयरमेंट लॉस की जनरल एंट्री आप मुझे बताएं, इंपेयरमेंट, लॉस, एक्सपेंस, डेबिट और गुडविल क्रेडिट। अच्छा ये एंट्री हो गई इंपेयरमेंट, लॉस, एक्सपेंस, डेबिट और गुडविल क्रेडिट। इंपेयरमेंट, लॉस, एक्सपेंस, डेबिट का क्या मतलब है? किस खर्चे को बढ़ाऊं? एडमिन एक्सपेंसेस को बढ़ा दूं। तो किसको बढ़ाऊं जी? एडमिन एक्सपेंसेस को या सेलिंग एक्सपेंसेस को। एडमिन, सेलिंग एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग कहते हैं और असल में एडमिन एक्सपेंस को हम बढ़ाते हैं। ये हो गया इंपेयरमेंट, लॉस, एक्सपेंस, डेबिट। अगर खर्चा डेबिट तो साइन बोले पॉजिटिव। अच्छा एक डिस्कशन और थी जो बैलेंस शीट में मैंने की थी, वो जरा मैं आपको करने लगा हूं, उससे मुझे वर्किंग 5 समझानी आसान होगी। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पे होती थी तो हम यहां सीआरए लिखते थे, और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे होती थी तो फिर उसकी गुडविल भी आ रही होती थी, तो यहां हम क्या लिखते थे? बात याद आ गई? थोड़ी बात याद आ गई। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पे है तो आपने ये एंट्री करके रिलैक्स हो जाना है,
आपको वर्किंग 5 में कुछ करने की जरूरत, क्योंकि ये हमारी मेथोडोलॉजी ऐसी है कि एट्रीब्यूटेबल में पेरेंट की चीजें बैलेंसिंग खुद ही आ जाती हैं, सिर्फ एनसीआई के एडजस्टमेंट्स के लिए कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे नहीं है, एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, तो फिर गुडविल दोनों की आ रही है, पेरेंट की भी और एनसीआई की भी, तो इसलिए हम किस वर्किंग में ले जाते थे, एसआरई में। तो इधर क्या करेंगे, इधर हम सोच लेंगे कि अगर एनसीआई किसके ऊपर है, बोले बोले बोले, तो ये एंट्री तो पास होगी ही, लेकिन अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे तो हिट करेंगे वर्किंग। और बताएं खर्चे बुक करने से प्रॉफिट कम हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। डन। तो अब एक एक करके हैंड रिटन पेज 7 की एडजस्टमेंट्स को मैं इस फॉर्मेट पे पोस्ट करने लगा हूं, जो आप लोगों ने नहीं करना। हैंड रिटन पेज 7 की पहली एडजस्टमेंट, गुडविल इंपेयरमेंट लॉस। फिलहाल मैं ज्यूम कर रहा हूं, फिलहाल एनसीआई किस पे है, बताएं जी। खर्चा डेबिट, बैलेंस शीट तो मैं बना नहीं रहा, पहले मुझे खर्चा डेबिट करा दें, कराएं पोस्ट करवाएं, हिम्मत करें पोस्ट करवाएं। प्लस 10 खर्चा डेबिट, क्या ये हिट करेगा वर्किंग 5 को? अच्छा, वर्किंग 5 को हिट करना, रटा नहीं मारना। सोचें, खर्चे बुक होने से प्रॉफिट कम हो जाते हैं, तो इसलिए वर्किंग 5 को इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होगा कितना, 10 का। ये जो समझ आ गई, हाथ का कर लें। अब अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे ना होती, बल्कि एनसीआई किस पे होती, तो ऊपर वाली एंट्री तो होती, खर्चा तो बुक होना था, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी थी कि एस प्रॉफिट में हिट हो या ना हो। हिट वर्किंग 5 आपने नहीं लिखना था, वो ऑटोमेटिकली इधर कोई बैलेंसिंग आता है सीआरई, उसमें कुछ खुद ही हो जाना था, उसकी फिर आपने टेंशन नहीं लेनी थी। डन। ये हमारी पहली एडजस्टमेंट होगी, और मैं साथ साथ पोस्ट किया जा रहा हूं। ये कोई डबल एंट्री नहीं है, ये 10 और 10 डबल एंट्री ना समझिएगा, ये खर्चा बुक होने का प्रॉफिट पे इंपैक्ट है। ये क्या है, खर्चा बुक होने का प्रॉफिट पे इंपैक्ट है, कोई डबल एंट्रीज नहीं है। अच्छा जी, सेल ऑफ स्टॉक बाय P2S, मशहूर जमाना एडजस्टमेंट। आपस की सेल कम कर दें और आपस की परचेज कम कर दें 50 से, याद है 50 को क्या करें, डिडक्ट फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल। इसको ले गए, इसका कुछ नहीं करना, 5 की जनरल एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। बोलें कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक बैलेंस शीट में जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट प्लस प्लस प्लस। डन। अब वर्किंग 5 कह रही है कुछ छाण दो, लेकिन हम देखते हैं बेचा किसने, किसने बेचा, किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, पेरेंट ने। ये आसान एडजस्टमेंट है, इंपेयरमेंट लॉस से भी ज्यादा आसान है प्रॉफिट के एतबार से समझने के लिए। किसने बेचा, पेरेंट ने। किसने गेन रिकॉर्ड किया, तो पेरेंट का गेन रिवर्स करना है ना, तो सब्सिडरी के प्रॉफिट को तो कुछ ना करें, इसलिए बड़ा बड़ा क्या लिखा हुआ है, वर्किंग 5। ओके, अगली एडजस्टमेंट हैंड रिटन पेज 7 पे, 30 को कहां से माइनस कर दें और 4 रुपए की क्या एंट्री कर दें, स्टॉक रेट। कितना जी, -30 और -30। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। वो जो लॉजिक्स दी थी ना वो भूल जाती हैं, बस ये स्टेप्स आपने पेपर में आप याद रखने हैं, हर पॉइंट की लॉजिक नहीं याद रह सकती पेपर में, तो स्टेप्स पे ज्यादा फोकस करें जरा। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, कुछ जगह पे लॉजिक्स भी याद रखें ताकि एरर ना हो, वो फिर मैं बताऊंगा कहां पे लॉजिक याद रखनी है। अब लॉजिक याद रखनी है, किसने बेचा, एस ने। कौन प्रॉफिट रिवर्स करे, इसलिए क्या लिखा हुआ है। आई होप अब आज थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें P&L के एतबार से। हाँ जी बोलें, साइड बता दें, प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया आपस का, उल्टाना है डेबिट, तो कौन सा है, S2P। और ये चीजें एसआरई को भी हिट होती थी। अच्छा यार, ये जरा आप रिवाइज कर दें, ये पिछले क्लास में मैंने किया था, आज भी करेंगे इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड एसेट्स, इस एंट्री का P&L में इंपैक्ट नहीं है, ऐसे बैलेंस शीट का आइटम है, और वर्किंग 1 हम करते नहीं, यहां वर्किंग 5 करते हैं। इस एंट्री को फारिग करें, ये एंट्री बैलेंस शीट को हिट करेगी। P&L में आ जाए खर्चे डेबिट, एसेट क्रेडिट, ये बैलेंस शीट में जाने, खर्चा बुक कराएं, पहले खर्चों को जरा बुक करा दें, खर्चों को P&L में बुक करा दें। अब ये डिपेंड करता है, अगर सवाल में लिखा हुआ ये एसेट फैक्ट्री का है तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन डाल दीजिएगा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर डेप्रिसिएशन वगैरह एडमिन में डालिएगा। अब बता दें खर्चा डेबिट हो रहा है तो साइन कौन सा यूज करूं, पॉजिटिव, +3। अगला फटा हमारा वही है कि वर्किंग 5 कभी कभी लिफ्ट कराती है, कभी कभी लिफ्ट नहीं कराती। अब हमने सवाल से पूछा किसके एसेट्स को ये रिवैल्यू करने की जरूरत पड़ती है, सब्सिडरी के, तो बोलें आप खर्चा बढ़ने से प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, हिट वर्किंग 5 विद 3 की फिगर। लेकिन डेबिट या क्रेडिट वो आप खुद सोच के बता दें, खर्चे रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम हो जाते हैं, तो खर्चा रिकॉर्ड करना है, खर्चा रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कम होंगे, कितना, 3। ये डेप्रिसिएशन आ गई किसके ऊपर, ऑन रिवैल्यूएशन सरप्लस, ऑन रिवैल्यूएशन सरप्लस। और मैंने आपको ये कहा है पहली एंट्री सोचा करें,
और दूसरी एंट्री लॉजिक की बेस के ऊपर चला दिया करें। पहली एंट्री सोचें एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, ये सवाल से सोचनी पड़ेगी। दूसरी एंट्री एसेट बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन बढ़ेगी। चलें जी, एडजस्टमेंट नंबर 5, हैंड रिटन पेज 7, रिकॉर्डिंग ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस ऑन एस एसेट्स। एस एसेट्स पे रिवैल्यूएशन लॉस। एंट्री सोचें रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट, ये P&L में ले जाना रिवैल्यूएशन लॉस गलती से, एक्विजिशन डेट वाला लॉस है। रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट, ये वर्किंग वन में चला जाएगा, ये एसेट क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए इसका P&L से कोई ताल्लुक नहीं। एसेट कम हो रहे हैं तो एसेट कम हो रहे हैं तो डेप्रिसिएशन भी कम होगी। डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री सोचें एसेट डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। P&L में सिर्फ जाएगा 1। अब P&L में जो 1 जाता है ये थोड़ा सा सोच के आपने बताना है। वर्किंग 5 में भी ये 1 जाएगा क्योंकि इसके एसेट्स हैं, लेकिन पहले P&L के फेस पे मैं ले जाऊं। खर्चा कम करना है, खर्चा कम, यहां कुछ बच्चे पता नहीं गलती कर जाते हैं क्यों, आई डोंट नो। खर्चा कम करना है, माइनस। अगला सवाल किसके एसेट्स है? एस के। खर्चे कम करने से खर्चे कम करने से प्रॉफिट, तो हिट करना है वर्किंग 5 में, लेकिन किस साइन के साथ? ऐड साइन के साथ। ये डेप्रिसिएशन किसके ऊपर है? ऑन रिवैल्यूएशन लॉस। और इंपेयरमेंट लॉस इधर सिर्फ कब डालना था? जब एनसीए किस पे है? फेयर वैल्यू। वर्किंग 5 का पैटर्न आपके सामने पूरा बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा यार, ये ना अगली एडजस्टमेंट थोड़ी समझनी है। हमने क्लास में ना 2-3 दफा की हुई है, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल से फिर भी समझ लेनी चाहिए। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट फ्रॉम पी टू एस, कितना गेन रिकॉर्ड किया? डेप्रिसिएशन मैंने खुद ही अज्यूम किया। डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? नेट गेन। मुझे याद है हम नेट गेन से खेलते थे, और किसी को बैलेंस शीट के सवालों में नेट गेन की जनरल एंट्री आती हो, किसने बेचा? पी ने। जगह बना दी, टाइम पे आएगा। एंट्री सोच लें आप लोग इधर। बैलेंस शीट के सवालों में क्या होती थी? बोले 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 एक्सेलेंट। इनकम उल्टानी होती थी ना, और दूसरे ने एसेट महंगा रिकॉर्ड किया हुआ है तो फिर एसेट को कम करना होता था, तो अदर इनकम डेबिट पीपी। लेकिन बैलेंस शीट के सवालों में हम क्या करते थे? सीआरई। को इंटरेस्ट ले रहे हैं बातों में? अच्छा जी, लेकिन यार बहुत ही माजरत के साथ ऐलान किया जाता है कि P&L के सवालों में ना हम 2 एंट्रीज किया करेंगे। गॉट द पॉइंट? नेट से नहीं किया करेंगे, P&L के सवालों में 2 एंट्रीज किया करेंगे। बताएं पहली एंट्री, खुदा के लिए नीचे ना देखें, सोचें सोचें सोचें। आहो, अभी ना सोचें P2 S S2 P है, अभी छोड़ें इस बात को, बस गेन उठाने की एंट्री बोलें। अदर इनकम डेबिट पीपी क्रेडिट, कितने रुपए से? 30 रुपए से। डन। ओहो ना ना, 14 रुपए के साथ नेगेटिव साइन नहीं देखना आपने, हमेशा पेपर में कंफ्यूज होंगे। 14 रुपए के साथ नेगेटिव साइन नहीं देखना, आप ऊपर देखें। एसेट क्या हो रहा है? एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री जरा कोई बंदा सोच के बता दे। पीपी डेबिट कितने से? तो निहायत ही अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि स्काई ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं। बैलेंस शीट के सवालों में मैंने कहा था नेट फिगर से खेल लिया करें, और बैलेंस शीट के सवालों में नेट फिगर से खेल लिया करें, लेकिन अफसोस आज मैं ऐलान करना पड़ा है P&L के सवालों में आपने नेट फिगर से नहीं खेलना, आपने दोनों को अलग अलग लेके चलना है। तो स्काई ब्लू से मैंने किन सवालों के लिए हाईलाइट कर दिया? बैलेंस शीट के लिए। और ग्रीन से किसको हाईलाइट कर दिया? P&L। कर लेना ये दोनों एंट्री, 30 की और 14 की एंट्री इस तरह हुई हुई है, नीचे हुई हुई है। अच्छा, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू लॉजिक ना, जिस तरह मैं लॉजिक बता रहा हूं उस एंगल से बस लॉजिक याद रखें और अप्लाई इन क्वेश्चंस में अप्लाई करना चीजों को सीखें, इंस्टेड ऑफ के घर जाके डीप डाउन चीजें सोचते रहे। मैं क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो सुन लें। गेन आया है, गेन को उल्टाने की एंट्री आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर इंट्रो आपने पढ़ी हुई गेन को उल्टाने की। अदर इनकम डेबिट, एसेट महंगा पड़ा होगा, सारी बात है, गेन आया तो खरीदने वाले ने महंगा रिकॉर्ड किया होगा तो एसेट क्रेडिट। अब एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री। अच्छा, अब वर्किंग 5 वेव को फारिग करें। वर्किंग 5 में कुछ नहीं जाना क्योंकि बेचने वाला सेलर पी है। वर्किंग 5 से रिलैक्स हो जाए। अब P&L के मुंह पे बता दें, इंट्रो की क्लास आपने माशाल्लाह पढ़ी हुई है, रेक्टिफाइंग एंट्रीज वगैरह। अदर इनकम कम करनी है, बताएं बताएं बताएं। -30। डन। खर्चा डेबिट होने से बढ़ता है, खर्चा कम करना है, साइन बोले -40। ये नोट ना करें साथ साथ, अगले सवालों में इंशाल्लाह सारी प्रैक्टिस ही है। -40। आई होप नाउ यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। ये प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल होते हैं। डू नॉट हिट वर्किंग 5,
टेल मी द रीजन डू नॉट हिट वर्किंग 5, क्योंकि पेरेंट ने बेचा है, हमें इसके प्रॉफिट की टेंशन है सिर्फ। ये मेरी दुआ होती है वैसे, कोई भी बच्चा क्लास में सवाल ना पूछे। ये ग्रुप में भी उस दिन कल परसों किसी ने पूछ लिया, इन्होंने भी पूछ लिया, और मैं सवाल को डिस्कस नहीं करना चाह रहा था। और इसमें ना किताबों में बहुत बहस हुई है, और बल्कि आई कैप ने 2 साल तक सोल्यूशन को छोड़ दिया। बाद में फिर आई कैप को पेपर से 2 महीने पहले एक बात याद आई, तो आई कैप ने अपना सोल्यूशन उल्टा दिया। आज से 2-3 साल पहले ना टीचर भी बच्चों को इसी तरह कहते थे, पेरेंट ने बेचा है तो पेरेंट की किताबों में अदर इनकम उल्टाओ, सब्सिडरी ने खरीदा है तो सब्सिडरी की किताबों में डेप्रिसिएशन उल्टाओ, इस तरह सोचवाते थे। लेकिन इस तरह मैं सोचने को चाहूंगा नहीं, और आई कैप भी फिर इसी तरह सोल्यूशन करता था। और फिर जब सब्सिडरी की डेप्रिसिएशन उलटती थी तो वर्किंग 5 सब हिट होता था, और बड़ी लंबी गेम होती थी जो कंट्रोलेबल नहीं होती थी। बहरहाल कुछ फॉरेन ऑथर्स की राय है कि ऐसा करना खत्म कर दो, ये मत सोचो, और ऐसा सोचा ही ना करो कि बेचा पी ने है तो खरीदा एस ने है तो एस डेप्रिशिएट कर रहा है। फॉरेन ऑथर्स की ये राय है कि पी ने बेच, अब ये मैं साइड पे नहीं जाना चाह रहा था, गेन पी ने बेच के गेन रिकॉर्ड कर लिया है, तो वो गेन है अनरियलाइज्ड, आपस का गेन है। लेकिन वो अनरियलाइज्ड गेन 14 का रियलाइज हो गया है। कैसे रियलाइज हो गया है? सब्सिडरी ने एसेट को इस्तेमाल करके घिसाया है, घिसा के चीजें आउटसाइड वर्ल्ड को बेची हैं मशीन से, तो वो चीजें बाहर की जो दुनिया को बेची हैं वो प्रॉफिट रियलाइज हो गया है। तो इस वक्त आपका अनरियलाइज प्रॉफिट सिर्फ 16 है, तो नेट 16 से एंट्री कर दो, छोड़े परे। ये बहुत लंबी बहस है जो किताबों में हुई है, इसके करने का कोई फायदा नहीं है, इस तरह सोचना नहीं है आपने पेपर में। अच्छा जी, इधर आ जाए यार। किसने बेचा? एस ने बेचा। गेन उल्टाने की एंट्री बताएं 50 का। नहीं, अब मैं बैलेंस शीट के एंगल से नहीं समझाऊंगा, अब मैं सिर्फ प्रॉफिट लॉस के एंगल से। अदर इनकम डेबिट, पीपी क्रेडिट, कितने से? 50 से। और पीपी कम हो रहा है, डेप्रिसिएशन कम हो गया, डेप्रिसिएशन कम करने की एंट्री जरा बताएं। क्या मैं ये कह सकता हूँ जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ इन चीजों को मैंने पी एंड एल में लेके जाना है, बाकी दोनों चीजें बैलेंस शीट की हैं, तो मैंने फिलहाल सिर्फ किससे खेलना है? पी एंड एल से। आप बता दें जी, अदर इनकम डेबिट कितने से? डेबिट नहीं, सॉरी, कम 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 अच्छा लफ्ज़ है। अदर इनकम कम करनी है कितने से? -50। और खर्चे कितने से? 27 से। खर्चे कम कर दें 27। ये क्या है? अब थोड़ी सी आपकी सोच चाहिए यहां पे। किसने बेचा? तो एस ने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया हुआ है, तो एस को कहीं प्रॉफिट उल्टाए। प्रॉफिट उल्टाने की एंट्री जरा सोचें, प्रॉफिट उल्टाने की, प्रॉफिट कम होगा इसमें। सेव द टाइम इन पेपर यार, सेव द टाइम इन पेपर। हिट वर्किंग 5 विद ₹23। सेव द टाइम इन पेपर। नेट 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 कितने? 23। तो सेव द टाइम इन पेपर। 50 और 27 को अलग अलग भी लेके जा सकते हैं। सेव द टाइम इन पेपर, इधर नेट से ही कर दे। हिट वर्किंग 5 विद 23। अच्छा, गेन आया था, गेन को उल्टाना है, साइन बोले लेस करेंगे ना आप। तो S2P, सर ये क्या चक्कर है? इधर भी S2P है, इधर भी S2P है, ये क्या? ये स्टॉक था, ये फिक्स्ड एसेट है। नेक्स्ट, आगे चलें जी। अच्छा यार, अगली एडजस्टमेंट मैं आपको बाद में कराता हूं। अल्लाह का शुक्र है, हैंड रिटन पेज 6 के ऊपर हमारे एंड पे वर्किंग 5 का फॉर्मेट बना हुआ है। काश हम इसको पहले दिन ही देख लेते हैं। हैंड रिटन पेज नंबर 6 के एंड पे वर्किंग 5 का फॉर्मेट बना हुआ है। फॉर्मेट पे चल लेते हैं। फॉर्मेट छोड़ें, इधर से पहले रिवाइज कर लें। S2P वाले स्टॉक की रिवर्सल आया करेगी, S2P वाले फिक्स एसेट की रिवर्सल आया करेगी। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया करेंगे सरप्लस पे, और डेप्रिसिएशन उल्टाया करेंगे सरप्लस पे और लॉस पे। और एनसीआई अगर फेयर वैल्यू पे होगी तो इंपेयरमेंट। ये जरा 4-5 फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5, इनको जरा याद कर लें। वर्किंग 5 का फॉर्मेट। इंपेयरमेंट लॉस कब आएगा? S2P स्टॉक वाली एडजस्टमेंट भी आएगी, S2P फिक्स एसेट वाली भी। डेप्रिसिएशन बुक करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन उल्टाएंगे तो प्रॉफिट। तो ये यार फॉर्मेट है वर्किंग 5 का। इंपेयरमेंट लॉस व्हेन एनसीआई एट फेयर वैल्यू। गेन वाली 50 - 27, 23 जो था, मैंने कहा 23 से ही कर दें। 1 2, अच्छा ये ना उन एडजस्टमेंट के नंबर है। एडजस्टमेंट नंबर 1 अगले सफे पे एडजस्टमेंट्स है ना। एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 3 थी ये शायद अगले सफे पे, ये एडजस्टमेंट 4 थी, ये एडजस्टमेंट नंबर 5 थी, लिंक हुई हैं चीजें, और ये एडजस्टमेंट नंबर 7 थी। और अगर हैंड रिटन पेज 6 आपके सामने हो तो वो सारा काम जो मैं व्हाइट बोर्ड पे उधर कर रहा हूं वो सारा ये हुआ है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वो सारा ये हुआ है। ओके जी, आखिरी दो एडजस्टमेंट्स। मुझे ये सादा सी बात बता दें, बैलेंस शीट के सवालों में क्या उलटता था? एक की किताबों में डेटर, दूसरे की किताबों में क्रेडिटर। बैलेंस शीट के सवालों में क्या उलटता था? एक की किताबों में रिसीवेबल, दूसरे की किताबों में
इंटरेस्ट पेबल वर्सेस वर्सेस दोनों की किताबों में नजर आ रहा होता। बैलेंस शीट के सवालों में क्या उतरता था, मैनेजमेंट फी वर्सेस मैनेजमेंट फी पेबल, और इसकी किताबों में रिसीवेबल। तो बैलेंस शीट में डेटर क्रेडिटर उलटते थे, यहां सेल परचेज उल्टा रहे हैं, उल्टा दी है, अभी मैंने दिखाई थी उल्टाते हुए सेल परचेज। बैलेंस शीट के सवालों में इंटरेस्ट रिसीवेबल पेबल उल्टाते थे, यहां इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस उल्टाएंगे। बैलेंस शीट के सवालों में मैनेजमेंट फी रिसीवेबल मैनेजमेंट फी पेबल उल्टाते थे, इधर मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस और मैनेजमेंट फीस मैंने कहा था अगर जिंदगी में परेशान करें ना तो रेंट की तरह सोच लीजिएगा। पेरेंट ने सब्सिडरी को बिल्डिंग किराए पे दी हुई है तो एक रेंटल इनकम रिकॉर्ड करा होगा, सॉरी रिसीवेबल पेबल नहीं, माजरत मैनेजमेंट फीस इनकम, उल्टा बोल दिया मैंने सारा, वो बोल तो सही रहा था लेकिन वो लफ्ज गलत लिख दिया जी। P&L के हिसाब से, तो P&L के हिसाब से बोले क्या करना है, P&L के सवालों में सेल और परचेज उल्टा देनी है। नेक्स्ट P&L के सवालों में इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस उल्टा देना है, और P&L के सवालों में मैनेजमेंट फीस इनकम और मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस उल्टा देना। चलें जी, हैंड ऑन पेज 7 एडजस्टमेंट नंबर 8, इंटरेस्ट इनकम ऑफ 17 इज इंक्लूडेड इन अदर इनकम ऑफ P। फर्ज करें पेरेंट ने 100 रुपया लोन दिया है, 17% इंटरेस्ट है, तो P की अदर इनकम होगी 17 रुपए, और सब्सिडरी की किताबों में फाइनेंस कॉस्ट में आ रहा होगा यस 17 रुपए। डन, क्या करें, डिडक्ट 17 फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल। नहीं पागल नहीं है, जिसने इंटरेस्ट लेना है उसने अदर इनकम में डाला होगा, जिसने इंटरेस्ट देना है उसने फाइनेंस कॉस्ट में। फाइनेंस कॉस्ट की लाइनों वहां डालना शायद व्हाइट बोर्ड पे भूल गए हैं, वो मैं भी डाल देता हूं। जिसने इंटरेस्ट लेना है उसने अदर इनकम में डाला होगा, और जिसने इंटरेस्ट देना है उसने फाइनेंस कॉस्ट में डाला होगा, वहां से माइनस कर दो। इसकी लॉजिक मैंने डिस्कस करा हिट वर्किंग 5 की, ये भी एक बहुत लंबी बहस है। आई क्या पहले सोल्यूशन में कुछ और करता था, अब कुछ और करता है, इसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है लोगों में, तो इसलिए ना इसको मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा। बस डू नॉट हिट वर्किंग 5 फॉर यू इज एनफ। आगे जी, पेरेंट ने बिल्डिंग किराए पे दी, पेरेंट इनकम में डालेगा 19 रुपए, सब्सिडरी ने बिल्डिंग किराए पे ली, सब्सिडरी एक्सपेंसेस में डालेगी 19 रुपए। पेपर में क्या करेंगे, 19 को माइनस कर देंगे अदर इनकम में से, और एंड डू नॉट हिट वर्किंग 5, वो छोड़े बात। चलें जी, उल्टा दें 17 और 17 जी। फाइनेंस कॉस्ट इधर लिख देता हूं मैं साथ, इधर सारे सोचें। पेरेंट ने इंटरेस्ट इनकम कहां डाली होगी, अदर इनकम में। सब्सिडरी ने इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां डाला होगा, इधर पेरेंट की क्या पड़ी होगी, इंटरेस्ट इनकम, इधर सब्सिडरी की माइनस ये फाइनेंस कॉस्ट। पेरेंट ने रेंटल इनकम कहां डाली होगी, सब्सिडरी ने रेंट एक्सपेंस, मैनेजमेंट फी मुश्किल है, रेंटल इनकम आसानी से समझ आ जाता है। कितना माइनस, फिर वर्किंग 5 में नहीं जाना, -19, ओहो सॉरी ये था। चलें जी, सो दैट इज ऑल। एक एडजस्टमेंट मैंने आपको अपनी तरफ से डलवाई थी, वो क्या थी, नेगेटिव गुडविल। इसको कहां डालना है, अदर इनकम में, जो वर्किंग 1 में आएगी उसको अदर इनकम में डालना है। तो मोहतरम ये पेज हैंड ऑन पेज 6 है आपके सामने, मैंने सारी चीजें पोस्ट की हुई है उसी तरह, और नेगेटिव गुडविल भी मैंने अदर इनकम में डाली हुई है। एक चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, स्टार डला हुआ है, इसको छोड़ने पर तो ये सारी चीजें P&L के फेस पे आनी है। ये मैंने क्या किया हुआ है, P की सेल, ये क्या है, S की सेल इंटू n/12, अगर मिड ईयर वाला सवाल हो। डन, चलें जी बस छोड़ें, काफी हो गया, आज का सवाल करें। पेज नंबर 803। अच्छा जी, जो हजरात लेट आए हैं, पेज 803 के ऊपर हमने क्या किया है, क्वेश्चन 29 था, क्वेश्चन 29। तो इसमें हमने देखा था कि बैलेंस, अच्छा मुझे ये बताएं पहले यार, वो उर्दू में जो मैंने बातें लिखवाई थी वो जरा मुझे बताना। उर्दू में जो मैंने बातें लिखवाई थी, P&L बैलेंस शीट का सवाल मिक्स आ जाए, अगर P&L बैलेंस शीट का इकट्ठा सवाल आ जाए, पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी तो P&L के सवाल की तरफ जाएंगे, और आगे अगर सवाल में ओपनिंग रिटेन अर्निंग, तो हम पहले वर्किंग 6 से कौन सी रिटेन अर्निंग निकालेंगे, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग, और ताकि बैलेंस शीट का सवाल शुरू कर सकें। आप बता दें मुझे, बैलेंस शीट के सारे सवालों में कौन सी रिटेन अर्निंग गिवन होती थी, क्लोजिंग। लेकिन अनलकीली आज कौन सी गिवन है, ओपनिंग को क्लोजिंग। लेट आने वाले बच्चों, आपके आने से पहले बनाया जा चुका है। कैसे, ओपनिंग रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट्स डाले हैं तो कौन सी रिटेन अर्निंग आ रही है, क्लोजिंग, और सब्सिडरी की ओपनिंग रिटेन अर्निंग में सब्सिडरी के प्रॉफिट डाले हैं तो इसकी क्या आ गई है, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग। अब एक काम करेंगे, टॉयस हमने क्या सारे उठाकर बास्केट में डाल दिए, और इस वक्त बास्केट का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, अच्छा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं,
कहां गया 190, कहां गया 180, कहां गया 130, कहां गया 120, ये बास्केट में डाल दिया। अब बास्केट में क्लोजिंग ये पड़े हुए हैं। तो इसलिए लास्ट क्लास में ये बात हुई थी कि आपने क्या करना है, आपने आर्जी तौर पे इनको काट देना है। काट दिया। एक काम आपने पेपर में नहीं करना, लेकिन मैं कर रहा हूं। ये 31 दिसंबर 18 की बनवा दे, 230 और 100, डन। अब अगर आपके पास टाइम हो ना, मेरा मशवरा है कि आप चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास टाइम हो ना, अब आप कैलकुलेटर पे डेबिट और क्रेडिट टोटल करेंगे 740 ही आएगा, और ये 230 को डालेंगे तो टैली करेगा। अब अल्लाह का शुक्र है ये बैलेंस शीट टैली है, अब बैलेंस शीट बन सकती है। अब हम अपना आधा घंटा जाया करते हैं बैलेंस शीट का सवाल करने में, जो पिछली 9 क्लासों से हम कर रहे हैं। फिलहाल हमने सवाल को आसान कर लिया और हमने किसका सवाल बना लिया, एडजस्टमेंट्स वही वाली हैं। मैं आधा घंटा जाया करना ही कहूंगा। एंड पे फिर इंशाल्लाह 15-20 मिनट जो बचेंगे उसमें हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, एडिशनल इंफॉर्मेशन। पेरेंट ने एक्वायर किए कितने शेयर्स जी, 8 मिलियन शेयर्स। किसके, सब्सिडरी के। ऑन यकम अप्रैल, मिड ऑफ ईयर एक्विजिशन है। तो जब P&L में बनाने हो तो एक बात याद करवाइएगा, P&L में जब बनाने हो तो एक बात याद करवाइएगा, 4/12 इस सवाल में बताओ कितना बनेगा, 9/12। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, सब पे चुरियां चलाएंगे। चलें, ये बात अपनी होगी। लेकिन शायद ये यकम अप्रैल ना कहीं कहीं बैलेंस शीट के सवाल में डेप्रिसिएशन निकालते हुए भी इसकी एहतियात रखनी पड़े। कोई डेप्रिसिएशन वगैरह अगर बैलेंस शीट के सवाल में निकालनी पड़ी ना तो एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डेट ऑफ एक्विजिशन है और ये कंसोलिडेशन डेट है। अच्छा जी, कैश कितना पे किया, 160 सब्सिडरी को खरीदने के लिए। एक बार याद रखिएगा, कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है। पेरेंट ने अपनी किताबों में एंट्री कर ली होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। और शेयर कितने इशू किए, किसने, एएल ने। किसके शेयर, अपने। कैसे सर आपको पता चला, शेयर्स ऑफ एएल। तो पेरेंट भाई देखना ऊपर, पेरेंट एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ बीएल एट फॉलोइंग प्राइस। क्या थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से मेरे शेयर ले लो। पेरेंट ने ये कहा है, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से मेरे शेयर ले लो। सर आपको कैसे पता चला, ये पैसे और शेयर दिए हैं एट फॉलोइंग प्राइस। ये प्राइस एग्री हुई है। बंद करना है, ऊपर करना है, ऊपर करना है। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर। अच्छा, अब ना इसने सवाल ने घुमाया नहीं, सवाल ने बता दिया सीधा सीधा कि पीटीसीएल ने अपने कितने शेयर इशू किए हैं, 3 मिलियन। तो अब आपको कुछ चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं कि इधर से 8 मिलियन शेयर आ रहे हैं, उधर 3, इस तरह चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं। बस क्लियरली अवेलेबल है। कहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ इशूड 1 शेयर ऑफ पी अगेंस्ट एवरी 10 शेयर्स ऑफ एस, कोई ऐसी लाइन वगैरह नहीं लिखी हुई। तो यार ये तो अगर हलवा बना के चीज दे दे तो उसे हलवे की तरह खा लिया करें, ये ना कहिएगा इसमें भी कोई ड्राई फ्रूट होगा जो मुझे फंस जाएगा। तो बिला वजह ना नहीं आई कैप है, कोई तो चक्कर होगा। इतना आसानी कैसे दे सकता है, भाई दे दिया, अब मैं क्या करूं। अच्छा यार, इस सवाल को ना मैं कंपेयर करूंगा पिछले सवाल से, वो जो 1980 में हमने किया था, जिसमें एक ना लाइन लिखी हुई थी सवाल में, पेज 793 पे। ये लाइन मेरे से समझ लें और ग्रुप में कोई सवाल नहीं पूछने, ये लाइन समझ लें। शेयर इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, शेयर इशू हैज, ये क्वेश्चन 15 में लिखा हुआ है, शेयर इशू की एंट्री नहीं हुई। ये अकाउंटेंट जहाज निकला ना, ये अकाउंटेंट जहाज निकला ना। क्या क्या गलती होगी इससे, शेयर इशू की एंट्री की नहीं। यार मुझे बताएं, पूरी दुनिया में जहाज है। असल में ये बच्चे सवाल पूछते थे इसलिए मुझे बात खुल खा के करनी पड़ी। अब इसी तरह की मिसालें देखें, पूरी दुनिया में जहाज है, कोई सही इंसान भी है दुनिया में। क्या ये लाइन लिखी हुई है फुल स्टॉप के आगे, कैश की एंट्री तो मैंने आपको बताया अकाउंटेंट भूलता नहीं, क्या फुल स्टॉप के आगे लिखा हुआ है शेयर इशू ऑफ 3 मिलियन शेयर्स हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। अगर ये लाइन नहीं रखी हुई तो अकाउंटेंट जहाज नहीं है, अकाउंटेंट इंसान है। इसने सही एंट्री की है, इसने सही एंट्री कर लिया। सर क्या मतलब इसने सही एंट्री कर लिया। ओ भाई, लिखा नहीं हुआ कि शेयर इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, इसका मतलब है हम पेपर में ज्यूम करेंगे कि इसने एंट्री कर ली है। दिस एंट्री हैज बीन पास्ड, क्योंकि सवाल ने लिखा नहीं हो ना, पास नहीं हुई, तो इसका मतलब पास हो गई है, हैज बीन पास्ड। लेकिन क्वेश्चन 15 में लिखा था कि पास नहीं हुई।
अच्छा मतलब जो एंट्रीज हो चुकी होती है ना उन्हें हमने करना नहीं होता, लेकिन मैं आपको तंग करने के लिए एंट्रीज करके दिखाने लगा हूं जो हो चुकी हैं। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से पैसे ले लो, ये एंट्री हो चुकी है, ये मैं पोस्ट ना करवाइएगा। अच्छा, और हमने क्या कहा, हम बाय क्या कर रहे हैं, हम बाय क्या कर रहे हैं, सब्सिडरी के शेयर सऊदी किंग से, और दे क्या रहे हैं, अपने शेयर्स, और दे क्या रहे हैं, अपने शेयर्स, शेयर्स ऑफ एयर। क्लियर? तो इसकी एंट्री किसी को याद हो शेयर इशू करने की, जो क्वेश्चन 15 में मैंने की थी, लेकिन आज मैं कह रहा हूं करने की जरूरत नहीं है। यार ये एडजस्टमेंट्स के नंबर गलत हुए हैं, इसको 6 7 हुआ है, ऊपर से हो गया, इसमें 1 2 3 4 है, ये ना कहिएगा इसकी 5 एडजस्टमेंट्स नहीं है, मैं सवाल नहीं कर रहा। ओके सर ठीक है, दुनिया में जहाज हैं लेकिन हम नहीं है कम से कम। अच्छा बोलें जी, इसका साइज इतना एक्सपेंड कर दिया हमने ये कि वो लिखते हुए परेशान हो रहा है, क्योंकि एंट्री हो चुकी है ना इसलिए नहीं लिखा जा रहा उसमें। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट, ये एंट्रीज हो चुकी हैं ऑलरेडी पास्ट। फिगर जरा इसकी मुझे करवा दें पहले। नहीं यार मैंने पता क्या तरीका बताया हुआ है, पहले लिखा करो 20 रुपए, इधर लिखा करो 10 रुपए, इधर लिखा करो 10 रुपए। याद आ रहा है कैसे, कितने रुपए के एतबार से हमने अपने शेयर इशू किए? ये असल में पी के शेयर की फेयर वैल्यू होती थी 20 रुपए, ऊपर फेस वैल्यू कितनी पड़ी है 10, तो इसका मतलब है 10 रुपए के एतबार से हमने शेयर इशू नहीं किए, 20 रुपए के एतबार से किए हैं। तो हमें 20 रुपए वाले शेयर सऊदी किंग के पास आ गए, हमारे शेयर उसके पास चले गए, और बदले में हमारा शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम बढ़ गया। इसको अब आप मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी से, क्वांटिटी शेयर्स कितनी है, तो इसकी आदत डालें, पहले ना पी के शेयर्स की फेयर वैल्यू लिखा करें, और इधर फेस वैल्यू लिखा करें, इधर प्रीमियम के अमाउंट लिखा करें, फिर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें। आप बता दें 60 30 एंड 30, ये एंट्री से नोट कर लें, ये ऑलरेडी हो चुकी हैं। वैसे मेरे ख्याल से अगर मिस करता भी ना अकाउंटेंट तो नीचे वाली मिस करता, क्योंकि ऊपर वाली में कैश पे हो रहा है। अब सारे ऊपर देखिएगा, अब सारे ऊपर देखिएगा, 160 जमा 60 200 220। अगर पेरेंट के ट्रायल में 220 की इन्वेस्टमेंट्स नजर आ रही हुई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी ना देखें, अगर पेरेंट के ट्रायल में 220 की इन्वेस्टमेंट्स नजर आ रही हुई, बहुत अच्छी बात है, सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अगर पेरेंट के ट्रायल में 222 की इन्वेस्टमेंट्स नजर आ रही हुई तो 220 ये वाली हैं, दो कोई और होंगी। और अगर पेरेंट के ट्रायल में 218 की इन्वेस्टमेंट नजर आ रही हुई तो ये सवाल बनाने वाले से कोई एरर हो गई है, ऐसा सवाल आएगा नहीं, अजीब सी बात ना पूछा करें। अब अगर सवाल के अंदर 160 जमा 20 टोटल कितना बनता है, तो या तो पेरेंट की बैलेंस शीट में 220 की इन्वेस्टमेंट्स नजर आनी चाहिए, अगर 222 23 आ रही है तो कुछ ना कुछ हम लॉजिक दे सकते हैं, अगर 218 आ रही है ना तो सवाल में कोई एरर है, सवाल शायद आगे अपने गलत बनाया, ये रीजन है। आ नहीं सकता ना, कम आ नहीं सकता, कोई तुक नहीं है किसी बात की, कोई तुक भी होती है। ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट्स पड़ी है, शुक्र है 220 की पड़ी है, बस ये 220 है। अच्छा वैसे एंट्रीज करके आपने सोचना नहीं था, बस आपने 220 को ही फिर सही अज्यूम कर लेना था, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यू कैन चेक इन दिस वे। चलें जी, 220 की इन्वेस्टमेंट्स हैं, बल्कि मेरा मशवरा से चेक कर ही लिया करें, ये वाली एंट्री पास करके देख लिया करें। तो 160 जमा 60 कितनी इन्वेस्टमेंट्स बनी, 220, बेहतर है कर लिया करें चेक, 220, और ऊपर भी कितनी आ रही हैं, तो ये 220 प्योरली वर्किंग वन में जा सकता है, हमें इसकी टेंशन नहीं है आज कि इसको मैं कहां और लेके जाऊं, इसको डायरेक्ट वर्किंग वन में। और शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में आपको ये वाला 30 नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यार शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम जो होता है ना उसमें और बहुत सी ट्रांजेक्शंस होती हैं जो ओरिजिनली कंपनी में कोई शेयर इशू हुए होंगे, तो ये वाला 30 ना ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। बहरहाल इन एंट्रीज को मैंने ट्रायल में पोस्ट करना है या ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। और इन एंट्रीज का पी&एल पे कोई इंपैक्ट नहीं जाना। पी&एल पे सर आपको क्यों नहीं पता इंपैक्ट नहीं जाना, ओ भाई पी&एल में जो चीजें आनी है वो पेज 7 पे आपको बता दी हैं, वही चीजें पी&एल में जानी है, कोई और चीज नहीं है। जो एडजस्टमेंट सिलेबस में है, ये फाइनल अकाउंट की तरह तो नहीं है कि 15-16 किस्म की चीजें पी&एल में आ जाएंगी। कितनी चीजें पी&एल में आनी है, 10 चीजें पी&एल में आनी है। सर कौन सी 10, हैंडेड पेज 7 पे जो लिखी हुई थी, 9 लिखी हुई थी, 10वीं हमने अपनी से डलवा दी थी। हाँ कोई इक्का दुक्का तीसरी कोई चीज आगे आने वाले दिनों में उसको डिस्कस कर लेंगे, मोटी मोटी पी&एल में वही चीजें आनी है। अच्छा जी, और वैसे भी इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट बैलेंस शीट का आइटम है, इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर प्रीमियम क्रेडिट बैलेंस शीट का आइटम है, तो पी&एल से तो एडजस्टमेंट का ताल्लुक ही कोई नहीं। चलें जी, बैलेंस शीट का सवाल शुरू करते हैं। पहले क्या करें, अनएडजस्टेड फिगर्स को नोट कर लें, और फिर उसके बाद जो है वो इन फिगर्स की तरफ आ जाते हैं। हाँ जी, पर नहीं पेरेंट की किताबों में आता है ये, पेरेंट अपने शेयर इशू करती है ना। आज के बाद मैं बात पूरी कर दूंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट में मसला ना आए
पीटीसीएल क्या कहते हैं, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से मेरे शेयर ले लो, तो ये पीटीसीएल के शेयर्स होते हैं। चलें कर दें आप लोग 1-2 मिनट लगा के, बैलेंस शीट का फेस नोट कर लें। कोई नई चीज आएगी उसमें खुद डिसीजन ले लीजिएगा। लोन टू बीएल डायरेक्टर, आई कैप कोई ना कोई पंगा डालता है, आई कैप ने इस टाइम में पंगा डाला था एक टाइम में, खुद ही डिसीजन ले लें जो करना है इसका, और नोट करें, फिर मैं बता दूंगा आपको भी। नोट करें बैलेंस शीट का फेस, नोट कर भाई जल्दी रजिस्टर पे। ठीक है क्लास के बाद आ जाना। अच्छा जी इधर लाओ यार, भाई ये पेरेंट है, ये सब्सिडरी है, ये दोनों एक है। अच्छा मुझे ये बताएं, सब्सिडरी के अंदर एक डायरेक्टर है रशीद, रशीद ने यूफोन को कहा, यूफोन में आपका डायरेक्टर हूं, मैं आपका एम्प्लॉई हूं, मुझे खुदा के लिए लोन दे दे। यूफोन ने कहा चल नस, नस्ता नस्ता यहाँ पहुंच गया, बड़ा तेज था, नस्ता नस्ता यहाँ आ गया और पीटीसीएल के पास आ गया। पीटीसीएल से कहा यार आपने जो सब्सिडरी खरीदी है ना, मैं उसका डायरेक्टर हूं, और पीटीसीएल को आंख मार के पीटीसीएल थोड़े से पैसे चाहिए। पीटीसीएल ने कहा चल यार कोई नहीं, दे देते हैं तुझे पैसे। मुझे बता दें पीटीसीएल की बुक्स में ये रिसीवेबल में नजर आएगा, और डायरेक्टर ने घर के अंदर जो अपनी कॉपी बनाई हुई है जिसमें अपनी वसीयत लिखी हुई है, उस वसीयत वाली कॉपी में जाके ये पेएबल के तौर पे बुक करेगा, अगर मैं मर गया तो पीटीसीएल को पैसे दे देना, डन। हालांकि घर के अंदर जो है वो कोई हमारे जैसे लोग पेएबल्स रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन जिनको आखिरत का खौफ होता है वो जाके पेएबल लिख लेते हैं किसी कॉपी के अंदर, ताकि बाद में जो है वो मरे तो बच्चों को डज ना पड़ जाए, वही अमाउंट बच्चों ने पे करनी हो जो मैंने कॉपी के अंदर लिखी हुई है, डन। अब इसका रिसीवेबल पेरेंट ने बुक किया हुआ है और पेएबल डायरेक्टर ने बुक किया हुआ है, तो भाई किस चीज को किससे काटेंगे आप? अगर आप कहें सर मैंने रिसीवेबल और पेएबल को काटना है, तो इसकी किताबों में रिसीवेबल आ रहा है, इसकी किताबों में पेएबल आ ही नहीं रहा, और सब्सिडरी से पेरेंट कहेगा कि लोन, सब्सिडरी कहेगी भाई मेरा काम नहीं है, तूने दिया था तू वापस ले उससे, मैं बीच में नहीं पढ़ूंगी। तो मुझे बता दें क्या ये लोन इसकी नजर में पेएबल है या सब्सिडरी ने कल कला को पे करना है? तो सब्सिडरी का पेएबल बिल्कुल नहीं है, ना सब्सिडरी के पेएबल्स में नजर आ रहा होगा। आप कैंसिल करना भी चाहेंगे तो कर ही नहीं सकेंगे, किस फिगर को किससे कैंसिल करेंगे? इसलिए ये आउटसाइड आवर ग्रुप एक लोन है जो एक इंडिविजुअल को हमने दिया हुआ है। इस लोन को किताबों में एज इट इज नजर आने दें, कोई मसला नहीं, ये कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट नहीं है। और ऑब्वियसली जिन लोगों ने स्टैंड को कैंसिल करना था तो फिर मैंने पूछना था कि सब्सिडरी की किताबों में इसका पेएबल आ रहा है, उन्होंने कहा था ऑब्वियसली सब्सिडरी की किताबों में कहां से इसका पेएबल आना है। चलें नोट करें, इस तरह का कोई एक दो पंगा एक हर टाइम में डालता रहता है जो अगले वालों को बता दिया जाता है। ना 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 यार ये जगह खाली छोड़नी है, किसके लिए? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर एंडेड 31/12/18। शुरू करवाएंगे। पीपी आ रहा है? नहीं यार पीपी कहां से आ रहा है? हाँ तो अभी मैंने आपको इतनी आदत डाली है कि जो फिगर जहां से आ रही है, जहां की है बस वहां लाके लिखना शुरू कर दें, ऐसी अपनी तरतीबें चला रहे हैं। वर्किंग नंबर 2 और वर्किंग नंबर, चलें आप शुरू कर दें। शेयर कैपिटल 150 और 100, आज इनर कॉलम में लिखूं या वो वाली एंट्री हो गई हुई है? जी बोलो। सुबह सुबह मुझे कह रहे 100 लुट मचा दी 3 दिन 100 के, हाथ क्या करें यार, ना किया करो यार। ये किसी ने आपको छुट्टी किसी ने हुई थी? जुमे को हुई थी ना, तो ये जुमे को तकरीबन कोई, हाँ जुमे को नहीं सैटरडे को, सैटरडे को मैंने ये तकरीबन 2 बजे काम शुरू कर दिया था बुक पे। एक अबू सर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी शायद टीयर रूम में से बैठे होंगे, और इस दिन रात तो 12 बज गए थे। फिर उस दिन अगले दिन उठा सुबह संडे का तो पूरा दिन, फिर उसमें 7 बजे काम शुरू कर दिया था, उस दिन हमने जल्दी खत्म कर दिया था रात 11 बजे तक। तो फिर मंडे का दिन था, मंडे के दिन भी हाँ 7 बजे शुरू कर दिया था काम, लेकिन कल थोड़ा सा जल्दी हो गया था ताकि थोड़ा सा नींद पूरी कर लें, तो कल 10:30 बजे तक किया था। और आज का ये प्लान है वॉल्यूम 2, आज का ये प्लान है कि 4 बजे शुरू करना है, और आज भी आराम से 11 बज जाने हैं। तो ये नॉन स्टॉप, सारा नॉन स्टॉप होता है, ये नहीं कि 10 मिनट रेस्ट कर रहे हैं और चलो हवा खाएं। तो पता नहीं आप लोग अब क्या करते हैं। VII हालांकि पॉइंट 2 है, AL माइनस NCI अभी रहती हैं फिगर्स, कौन सी फिगर्स रहती हैं? रिटेन अर्निंग बोले तो 230 और 120, ये किसकी है? और इसकी कितनी?
230। आगे करंट लायबिलिटी 70 और 60। पीपी 140 और 164। 164। इन्वेस्टमेंट 220। वर्किंग 1.1 की जरूरत नहीं है। लोन रिसीवेबल फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, नॉट फ्रॉम सब्सिडरी। तो लोन रिसीवेबल, इसको ना आसान करके लिखा करें। लोन रिसीवेबल, इसको आसान करके लिखा करें। लोन रिसीवेबल, डायरेक्टर ऑफ एस कितना, इसे कैंसिल नहीं करना, बाहर ही लिखें। 180, 136। गुडविल ने कहा मैं आ जाना है, आज ही यार। 180 और फिर हो इंटेंजिबल भी होता है, ब्रांड वगैरह जो रिकॉर्ड करना पड़ जाता है 180 और सॉरी क्लोज नहीं करनी ब्रैकेट्स। सोल्यूशन कैसे देखेगा, है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं, अभी जन्नत है ही नहीं, कैसे देखेंगे। पॉइंट 2 सुनाई जा सकती है। पॉइंट 2, एएल मैयर्स एनसीआई एट फेयर वैल्यू। एएल मैयर करिए एनसीआई को किस पे, फेयर वैल्यू पे। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई वाज 30 मिलियन। एनसीआई की फेयर वैल्यू कितनी है, निकालनी पड़ेगी, गिवन है, गिवन है। बारो बारी चलें फिर, ठीक के रखें बेटा, रेस दो। अबू क्यों बेटा, एनसीआई फेयर वैल्यू पे। ओ हाँ अबू, बड़ी ख्वारी होती थी अगर शेयर प्राइस गिवन हो, इसके शेयर देखने पड़ते हैं सब्सिडरी के कितने खरीदे हुए इमरान खान ने। ऑन एक्विजिशन डेट्स बीवी ऑफ बीएल's नेट एसेट्स वर इक्वल टू द फेयर वैल्यू। इसके एसेट्स की बीवी और फेयर वैल्यू बराबर थी, एक्सेप्ट अ ब्रांड व्हिच हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय बीएल। ये क्या वजह होगी, इसने बीएल ने रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ लिख लें, इंटरनली जनरेट होगा, इसलिए बीएल ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। द फेयर वैल्यू ऑफ द ब्रांड वाज 20। इधर देखिए बताएं, हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स, बीवी 0। ब्रांड की बीवी है ही नहीं, ब्रांड की बीवी 0 और फेयर वैल्यू इसके लाइफ 5 years। करवा दें यार, साथ ही इसको फारिग करवाएं। बोलें जी, ब्रांड डेबिट, बीवी बोलें, और बीवी बोलें, और बीवी पागल, बीवी कहां से नजर आ रही है ही नहीं उसकी बीवी। बीवी 0, दिमाग मैं क्या बीवी बोलें कहते 20, बीवी 0 है और फेयर वैल्यू 20, तो बता दें सरप्लस 20। होल्ड पे रख लो अच्छा कर लेना थोड़ी देर बाद। अमोर्टाइजेशन डेबिट और ब्रांड क्रेडिट बोलें तो 20 डिवाइडेड बाय, ये कंसोलिडेशन कब से कब तक की डेप्रिसिएशन होती है। और भाईजान जिधर मैं हूं उधर हैं आप, या आप कहीं और पहुंचे हुए हैं। जिधर मैं उधर ही है ना, मैं इधर कर रहा हूं, आप लोग इधर उधर देख रहे हैं। मुझे बता दें ये डेप्रिसिएशन कब से कब तक की होती है, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी टिल कंसोलिडेशन डेट। तो बता दें जी व्हाट इज द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो सब्सिडरी ने तो अपनी बुक्स में रखा ही नहीं हुआ, हम 9 महीने से चाह रहे हैं डेप्रिशिएट हो, उसका 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें। अनलकीली हम P&L का सवाल नहीं करें, तो इसको काट दें, इसको काट दें। तो इसको काट के क्या लिखते हैं, किसका एसेट है, सब्सिडरी का। बताएं जी एंट्री, ब्रांड डेबिट। देखें 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 इधर एक मिनट, ब्रांड डेबिट और सरप्लस क्रेडिट। पहले डबल एंट्री पूरी कराना, ब्रांड डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। अमोर्टाइजेशन की जगह एसआरई डेबिट, अर्निंग कम कर दो और ब्रांड कम कर दो। ठीक, कितना एसआरई डेबिट और ब्रांड क्रेडिट। क्या आएगा, प्री आना था। हाँ प्री की जगह छोड़ देते हैं, ना 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 प्री की जगह मैं छोड़ देता हूँ, इधर भी प्री आना है, ठीक है प्री की जगह छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी ये कितनी अमोर्टाइजेशन है, 3। 2 एंट्रीज बताएं मुझे, एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1, अमोर्टाइजेशन डेबिट ब्रांड। नहीं डालेगी, बिल्कुल नहीं डालेगी, उसकी इजाजत ही नहीं, आईएसआईडी इजाजत नहीं देता। अगला पॉइंट जी, प्री निकालने के लिए मैं इधर बैठा हूँ, जब प्री निकालेंगे तो तुझे भी बताएंगे, उस वक्त तो क्लास से चला नहीं जाएगा, जल्दी जाना है आज। पॉइंट 4 निकालूंगा मैं। ऑन जकम जुलाई 2018 बीवी सोल्ड एन इक्विपमेंट टू शोहर, शोने का रेंट दे, बीवी ने कहीं बेच लिया, शोने का खरीद लिया। ऑन जकम जुलाई 2018 साल खत्म होने से 6 महीने पहले
40 मिलियन का बेचा एट अ गेन ऑफ AL हैज स्टार्ट डेप्रिसिएशन एट 20% ऑन, और फिर खरीदने वाला इसको कितना डेप्रिशिएट करे जी? 20%। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, मेरे ख्याल से यहां डिस्पोजल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसी टाइम्स आया होगा गेन निकालना होता है, गेन अवेलेबल है यार, गेन निकालना होता है, गेन अवेलेबल है, नहीं कि नारा तो निकाल देख लें। सोल्ड फॉर 40, सोल्ड फॉर 40, और गेन कितना? गेन क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट। अब बीवी निकाल के क्या करना है? बीवी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो आज बुक वैल्यू और सेल प्राइस गिवन है या डायरेक्ट गेन गिवन है? अगर डायरेक्ट गेन गिवन है तो फिर गेन से ही खेल लें, नो नीड, गेन गिवन है। वर्किंग कौन सी बनेगी? 7 P2 ना 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 S2 P। अच्छा बोलें जी गेन। यार ये डेप्रिसिएशन ना आपने तब से लेके तब तक नहीं निकालनी होती जब से हमने जो है वो सब्सिडरी को खरीदा हुआ है। ये इसका खरीदने से ताल्लुक ही नहीं, ये तो फिक्स एसेट बेचने से। तो रेट बताएं जी, कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। तो 10 इंटू 6/12 दैट कम्स टू 1। बोलें जी नेट गेन। अभी मैं बैलेंस शीट का सवाल कर रहा हूं या P&L का? इधर देखें, इधर देखें, इस तरह करूं या इस तरह? देखें जरा, इस तरह करूं या इस तरह? हाँ अभी 10 और 1 को छोड़े ना, अभी तो टाइम सेव करें। किसका सवाल चल रहा रे? चला रहे। एंट्री बोलें। मजा आ रहा है, एंजॉय हो रही, चीजें रिवाइज हो रही। SRE डेबिट PP, you are doing correct and we are doing question, so that is the main difference. Okay बोलें जी। S to P वाला कितना? SRE डेबिट and PP लोग जो होमवर्क साथ साथ करें, देयर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि उन्होंने साथ साथ ये चीजें की हुई हैं। आगे आ जाए जी। इंपेयरमेंट लॉस आया जी कितना? 10%। अच्छा इंपेयरमेंट लॉस का ना कभी वक्त से ताल्लुक नहीं होता, ये 10/12 9/12 पेपर में कभी नहीं करना आपने इसको, इस बस आपने रेट लगा दिया करना डायरेक्ट, इसका वक्त से ताल्लुक नहीं है। और पॉइंट आखिरी पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो जो P&L में करवा के फारिग हो जाऊंगा या कल आखिरी पॉइंट पढ़ लेंगे, वो छोड़ें, सवाल खत्म हुआ जी बैलेंस शीट का। इंपेयरमेंट लॉस NCI किस पे है? जो दो चीजें मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूं वो जरा देखें, बता दें जी। अगर NCI फेयर वैल्यू पे हो तो शुरू वाली क्लासों में बताया था इंपेयरमेंट लॉस कहां जाना है? SRE में। अच्छा आपको पता है, मैं अपनी बातों नहीं कर रहा, आप लोग बहुत तेज हैं, ये हम एंट्री साथ साथ लिखे जा रहे हैं। P&L का जो सवाल शुरू करने लगेंगे तो टाइम इसलिए बचेगा कि सारी फिगर्स निकली पड़ी होंगी। अच्छा तो इसकी भी एंट्री कर लेते हैं यार, इसकी भी एंट्री कर लेते हैं। बताएं जी। इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट और गुडविल, गुडविल कितनी है? अभी आई नहीं, 10% कहां से निकालेंगे? गुडविल आएगी तो निकालेंगे। क्या कंप्लीट कर लें पहले? वर्किंग वन। तो वर्किंग वन कर लेते हैं ताकि गुडविल की अमाउंट निकले, वहां से इसकी इंपेयरमेंट निकाल लेंगे। अच्छा यार आज एक बचपन वाली कैलकुलेशन शायद आपको करनी पड़े, बचपन वाली कैलकुलेशन। ऐसे ही आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, यहां 50 रुपए है, आज तक ऐसे 50 रुपए डेप्रिशिएट हो गया, यहां 60 रुपए है। क्लियर? मैं आपसे पूछूं, मुझे जरा बता दो इस दिन अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? एक्सीलेंट, 55 वाले हाथ खड़ा करें। एक्सीलेंट। व्हाट इज ओपनिंग अकम्युलेशन? 50 साल के शुरू में हमारे एसेट कितना डेप्रिशिएट हो चुके थे? 50 साल के एंड पे ये एज ऑन चल रही होती है ना चीजें। ऐसे ही पूछ रहा हूं, व्हाट इज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर? 10 is for the year, but what is as on? फिर 10 के दो हिस्से कर देंगे, यहाँ 55, यहाँ शायद 57.5, ऐसे तंग कर रहा हूँ टाइमलाइन पे, यहाँ शायद 3 महीने बाद 52 पॉइंट। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है डेप्रिसिएशन बढ़ने की वजह से अकम्युलेशन का बैलेंस बढ़ता चला जाता है। अब भाई ये धमाका चीज आने लगी है,
मैंने सब्सिडरी को किस दिन बाय किया है? यकम अप्रैल को। रिटेन्ड अर्निंग सवाल में मुझे यकम अप्रैल की चाहिए, लेकिन 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 मुझे सब्सिडरी की यकम अप्रैल की रिटेन्ड अर्निंग ना ये लग रही है ना ये लग रही है, बल्कि वो जो भी मैंने टाइमलाइन बनाई है आपके सामने, तो 80 एक बॉर्डर है, 80 एक बॉर्डर पे खड़ा हुआ है और 120 दूसरे बॉर्डर पे खड़ा हुआ है और 40 फॉर द ईयर है। अब जरा आप मुझे बता दें, ना यकम जनवरी 18 की मैं रिटेन अर्निंग उठा सकता हूं, ना 31/12/18 की उठा सकता हूं। मैंने आपको अक्सर कहा है कि रिटेन अर्निंग अकाउंट को रिलैक्स समझें, सिर्फ अकाउंट रिडक्शन जैसा अकाउंट समझें। तो साल के शुरू तक कितनी रिटेन अर्निंग थी, साल के एंड पर अब एग्जैक्ट यकम अप्रैल की निकालें और बताएं आप 80 से चलना पसंद करेंगे या 120 को उल्टा के कुछ करना पसंद करेंगे? 80 से चलना पसंद करें, 120 को उल्टा के कुछ मुझे ना बताइएगा कि मैंने ऐसे भी कर लिया, सीधे तरीके से चलने की कोशिश करें। 80 में क्या करें? 80 में कितने महीने की प्रॉफिट डाल दें तो यकम अप्रैल का आ जाएगा। 4 महीने वाला मसला सीए फाइनल वालों को भी होता है, सीए कर लेते हैं उनको भी होता है। आप लोग मेरी बात सुने, यकम अप्रैल तक 3 महीने होते हैं। यकम अप्रैल तक कितने महीने होते हैं? 3 महीने होते हैं। एक लाइन लिखी हुई है सवाल में, इनकम एंड एक्सपेंसेस में बी अज्यूम टू हैव एक्रूड इवनली। इनकम एक्सपेंसेस इवनली हो रहे हैं, यानी पूरे साल में बराबर तकसीम हो रहे हैं खर्चे और इनकम्स। अब बता दें 80 है यकम जनवरी की या 80 जमा 40? ना ना ना, 80 यकम जनवरी की है, 80 जमा 40 ये फिगर 31/12 की है। मुझे चाहिए एग्जैक्ट यकम अप्रैल की, वो मैं कैसे निकालूं? मुझे किस दिन की चाहिए? यकम अप्रैल 18 की। कैसे निकालूं? कोई नई वर्किंग करने की जरूरत नहीं, इधर ही निकाल लेते हैं। 80 जमा 40 इंटू 3/12, क्योंकि रिटेन अर्निंग अकमुलेटेड होती है एज ऑन वाली। तो आज तक ना 80 कमाया है ना 120, इनके मिड में कितना कमाया? हाँ, लेकिन फिर एस्टिमेट की बेस पे वो कर लेते हैं, वो बात आपकी ठीक है। प्रैक्टिकली चीजें डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछे। ओके, चलें जी आगे। गुडविल की इंपेयरमेंट निकालनी है, गुडविल कटोगे तो इंपेयर होगी। 230 यार 20 की डबल एंट्री करो, 20 की पहले डबल एंट्री करो ना। 2020 हो गया सवाल में। अच्छा क्लियर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कर सकते हैं। अगली जी इंपेयरमेंट लॉस, कितने परसेंट इंपेयर हो गया है? 10%। करवाएं जी 10% इंपेयर। ये कौन सी एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं? सेकंड लास्ट, नंबर गलती से 10 दिया हुआ है, सेकंड लास्ट यार। लेकिन हम तो किसका सवाल कर रहे हैं? और एनसीआई किस पे है? फेयर वैल्यू। एसआरई नुकसान डेबिट और गुडविल क्रेडिट। एसआरई नुकसान, हाँ जी, गुडविल 50 नहीं आ रही, 20 आ रही है, चेक करो दोबारा। 220 से 30, 250 मेरी तरफ से, 230 आपकी तरफ से, बाकी 20 बच गया जी। इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री यार बताएं। गुडविल क्रेडिट, एसआरई डेबिट, गुडविल की इंपेयरमेंट। 1 मिनट लगाइएगा ताकि तसल्ली से 20 मिनट हम P&L पे लगाएं। वर्किंग 2 में प्री रहता है। चलो जी तसल्ली से वर्किंग्स करवाएं। CRE, NCI, हाँ जी 16 इंटू 12 पॉइंट, ये देखें एक्शन। ऐसे ही हमने इतनी जगह रखी थी, बंदे बड़े थोड़े आ रहे थे, ऐसे ही इतनी जगह साथ रहने तो 8-8 लाइनों के टी अकाउंट खोले होते हैं और 2 लाइनों में क्लोज किया होता है। अब रजिस्टर खत्म हो गया, बेटा बहुत पाड़े हो, अब रजिस्टर खोल के दे बेटा, ये तो आधा सफा खाली है, वो टी अकाउंट में हो सकता है कुछ आ जाए बेटा, अगले सवाल वाला तो नहीं इसमें डालना। नहीं भाई इससे बात नहीं करो। अच्छा जी 13 बंदा बातें शुरू करते हैं इधर उधर की, तो फिर इमरान 33 लला, इमरान भाई 33 आपका, प्यार से बोला करें, नीचे ना हमारे भाई, ऐसे आ रही हो तो रोका ना करें। बाय डिफॉल्ट एक चीज है, इसको लेट इट कम, यू विल फील रिलैक्स। गाय
गाय गाय गाय गाय बड़ी अली 650 गाय गाय 656 और भाई छोड़ेंगे, मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है। और बाद में नोट कर लीजिएगा, ये बच्चों वाली चीज़ें आप लोग 10 दिन से पिछले ये कर रहे हैं, इसको छोड़ें। 3 बातें आप मेरी सुने, 3 बातें, क्योंकि P&L का सवाल सुनने लगा है। 3 बातें P&L का सवाल करते हुए, सबसे पहले आपने अनएडजस्टेड फिगर्स पोस्ट करनी है, पहली बात। दूसरी बात, सब्सिडरी के प्रॉफिट्स को 9/12 करके पोस्ट करना है। और तीसरी बात, फिर जब एडजस्टमेंट्स करनी है तो पेज 7 खोल लेना है, बस 3 काम। नंबर 1 P&L करते हुए, नंबर 1 अनएडजस्टेड फिगर्स पोस्ट करनी है। दूसरी एहतियात, अनएडजस्टेड फिगर्स पोस्ट करते हुए 9/12 लगाने। और तीसरी बात, जब एडजस्टमेंट्स पोस्ट करने आनी है तो दिमाग नहीं लगाना, पेज नंबर 100 पेज 7 खोलना है और खोल के देखते रहना कौन सी एडजस्टमेंट है, जैसे वो कहेगी वैसे पोस्ट करते रहना। ये सारी अप्रोच से इंशाल्लाह, अगर मैं आपको भी टाइम दे दूं, मैं देना नहीं चाह रहा, इसको टाइम नहीं, असल में आपको भी टाइम दे दूं तो 5-7 मिनट आपके लिए काफी है P&L बनाने के लिए। अब यार वो जो टॉयज हैं उनको डाल दिया था आपने बास्केट में, उनको निकालें बास्केट से और देखें 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 जादू 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 जादू। चलें जी, सेल्स पकड़ लें दोनों की, इसको साथ साथ 9/12 लगाते रहना। बोले जी, 180 प्लस इंटू 9 बाय कॉस्ट ऑफ सेल इंटू मोहतरम खड़े हो जाए आप टैक्सी क्लास में उधर बैठे हुए थे, आप उधर बैठे थे, अब इधर आ गए हो। अब अगली क्लास में क्या करोगे? खड़े हो जाओ, एंजॉय करते हो। इधर देखो मोहतरम, आज आपसे मैं एक बात कर दूं, ये हाथ निकालो जेबों से, आज आपसे एक बात कर दूं। 3/12 प्रॉफिट्स को हमने खरीदा है और 9/12 प्रॉफिट हमारे खरीदने के बाद वाले हैं, उनको कंसोलिडेट करने लगे। 3/12 प्रॉफिट तो पैसे देके खरीद लिए ना, इसलिए इनको कंसोलिडेट नहीं करना, इनकी प्राइस पे की है, इनकी प्राइस पे की है 3/12 की, और 9/12 को कंसोलिडेट करना है। ये बात बड़ी अच्छी थी आज की। ओके, बोलें जी, खर्चे अदर इनकम भी आ रही है सवाल में, पहले आ रही है या खर्चे पहले आ रहे हैं? पहले खर्चे आ रहे हैं, बोलें। ऐड अदर इनकम बोले तो 50 प्लस टेस्ट में सिर्फ बैलेंस शीट का सवाल होगा, बड़े दिल से कीजिएगा। आगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके बाद टैक्स बोले तो 24 इंटू 9/12 बोले तो प्रॉफिट आफ्टर, फिर नीचे भी एक हिस्सा होता है वो फिर एंड पे कर लेंगे। लेकिन 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 एक काम साथ ही करते जाएं, वो भूल जाएगा, आपको भी भूल जाएगा, मुझे भी भूल जाएगा। वर्किंग 5 में एस अर्निंग्स नहीं लानी, एस फॉर द ईयर प्रॉफिट लाने, क्योंकि P&L है। लेकिन जो सलूक आपने किया है सेल कॉस्ट ऑफ सेल के साथ, वही सलूक प्रॉफिट के साथ भी 9/12 वाला करना है। ये बात मैंने सुबह छोटा सा सवाल करवा के क्लास में बताई थी, लेकिन इसका प्रॉफिट ना, वी आर वेरी अनलकी कि यहां अवेलेबल नहीं होता। तो हम ना पेपर में आते ही ना वर्किंग से कर लेते हैं ताकि सवाल की कोई फिगर मिसिंग हो यहां से उठा लें। आप समझ लें सवाल की एक मिसिंग फिगर थी 40, मिसिंग फिगर थी सवाल में, वो हमें यहां से मिल। क्या 40 को कंसोलिडेट करें, क्या 40 को कंसोलिडेट करें, या 40 का 3/12 तो बाय कर लिया, तो 9/12 को कंसोलिडेट। यही सुबह आते ही आपको मैंने करवाया था। चलें जी, आप देख लें इधर। पहला काम अनएडजस्टेड फिगर पोस्ट करें, दूसरा काम सारी एस की फिगर्स पे 9/, यहां भी लगाना भूलना नहीं है। अब हैंड रिटन पेज नंबर 7 खोल लेते हैं और सवाल में एडजस्टमेंट्स देखते रहते हैं। दूसरी एडजस्टमेंट आई, पहली 2 एडजस्टमेंट छोड़ें, पहले बैलेंस शीट की एनसीए फेयर वैल्यू पे वर्किंग 1 में चली जाएगी, जब इंपेयरमेंट आएगी तो देखेंगे। अच्छा जी, ब्रांड रीवैल्यू हो रहा था, हैंड रिटन पेज 7 ब्रांड रीवैल्यू हो रहा था, हैंड रिटन पेज पे 0.4 हमने पढ़ा था, ब्रांड डेबिट सरप्लस क्रेडिट और डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, क्लियर। और हिट करेंगे वर्किंग 5 को 3 से, सुबह सुबह रिवाइज किया था। डी, प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से चीजों को सोचना है। ये किसका आइटम है? 20 रुपए, ये 20 रुपए वर्किंग 1 का, वर्किंग 1 का।
अपना इसको मैं उड़ा रहा हूं यार, ये किसका आइटम है? पी एंड एल का। और ये किसका आइटम है? बैलेंस शीट का। खर्चे फेस पे डेबिट करने हैं, खर्चे फेस पे डेबिट करने हैं। डेबिट डेबिट, खर्चे डेबिट नेचर के होते हैं, उनको डेबिट करना है। क्या साइन? प्लस। लो जी, पहली एडजस्टमेंट आने लगी है, प्लस 3। ओ 9/12 नहीं करना डेफिसिट को यार, प्लीज। 9/12 कर लिया है आपने डेफिसिट को, ये डेफिसिट 9/12 करके निकली हुई है। अब सिर्फ फिगर्स को पोस्ट करना है आपने। 9/12 करके ही तो 3 आया था ना, देख लें शायद। 9/12 करके 3 आया। ये देखें यार, एक मसला रह गया यार, वर्किंग 5 वाला। तो 100 पे से 7 से गाइडेंस ले लेते हैं। सिर्फ ये वाले पैसे जो है वो जाने हैं वर्किंग 5 में, जो खर्चा आपने बुक किया। बताएं जी, खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो जाता है क्या? खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट, साथ साथ वर्किंग 5 को चलाना है। बस 100 पे 7 उसको एक दो नजर मार लिया करें जब भी एडजस्टमेंट आए, वो गाइड करता रहेगा। आगे चलें। पॉइंट IX दैट इज वर्किंग 7। शुक्र है हमारे पास 8 मिनट है। मैं वर्किंग 7 को राम राम से पोस्ट करता हूं। ट्राई करें यार, पी एंड एल के एतबार से सोचें आप इन चीजों को। गेन और उठाने की एंट्री सोचें। अदर इनकम डेबिट, गुड गुड, वेल डन। अदर इनकम डेबिट, पीपी क्रेडिट, कितने रुपए से? पी एंड एल के सॉलो में ना नेट नहीं करना, अलग अलग लेके चलना है। आगे बोलें, 1 रुपए की एंट्री। एसेट कम होने से डेप्रिस, इधर नहीं, इधर को पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं देखना, यहां से देखना है। एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कम होने की किसी को एंट्री आती हो? पीपी डेबिट। अब ये एंट्री मैं काट रहा हूं, मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। कितने रुपए से? पी एंड एल के मुंह पे क्या जाना है? पी एंड एल के मुंह पे, ये तो बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट है। पी एंड एल के मुंह पे क्या जाना है? इनकम कम कर दूं, इनकम कम, इनकम कम, इनकम कम। पी एंड एल के मुंह पे जाना है। और पी एंड एल के मुंह पे खर्चे कम, कौन सा साइन? माइनस। सिंगल एंट्री अप्रोच चलेगी यहां पे, क्योंकि बैलेंस शीट तो बन चुकी है ना। यार एक छोटा सा काम करना है, वो आपको भूल ना जाए। वो ना असल में हिट वर्किंग 5 है, याद आ रहा है? नहीं छोड़ें, मैं कह रहा हूं ज्यादा चीजें याद ना करें, 100 पे 7 को फॉलो करें। सेल ऑफ पीपी है ना, बाय सब्सिडरी। तो फिर ये दोनों एंट्रीज कर दी मैंने। इसके बाद क्या करना है? हिट वर्किंग 5। वो मेरा मशवरा है कि ज्यादा फिर सोचेंगे तो टाइम नहीं होगा पेपर में, वो नेट से कर दें, नेट से कर दें। तो बोलें जी, गेन कितना है नेट? नेट गेन कितना है? गेन उल्टाने से प्रॉफिट, तो 9 से प्रॉफिट कम कर दें। और यार अभी मैंने आपको सारा फॉर्मेट याद करवाया S2P वाला, अभी फॉर्मेट याद करवाया था। इंपेयरमेंट आ रही थी, S2P आ रहा था, सारा भी फॉर्मेट यही तो था वर्किंग 5 का। ओके, इंपेयरमेंट लॉस कितने हैं जी? 10%। इस एंट्री को पी एंड एल के एतबार से सोचें, कोई रटा रुटा ना मारे। इस एंट्री को पी एंड एल के एतबार से सोचें। एडमिन एक्सपेंस, खर्चा डेबिट, खर्चा डेबिट +2, खर्चा डेबिट +2। डन। हैंड रिटन पेज पे रहें और एडजस्टमेंट नंबर 1 देखें। खर्चा बढ़ा दिया। एक काम और करना है, क्योंकि एनसीआई किस पे है? खर्चे बुक करने से प्रॉफिट कम होगा। इंपेयरमेंट लॉस बुक करें, प्रॉफिट कम होगा। बोले 10 तो नहीं, 2। वो तो हैंड रिटन पेज की फिगर्स हैं, हमारे सवाल में तो 2 है। इधर देखें, इधर लाओ कैमरा, हमारे सवाल में 2 की फिगर। डन जी, 4 मिनट रह गए, टोटल्स कर दें। मैं एंड पे ले लेता हूँ, जरा मुझे क्लोज कर लें तो क्लास टाइम पे, फिर मैं आपके सवाल ले लेता हूँ। कैमरा उधर कर दो, क्लास सर। ओके, अल्लाह।
अभी बाद में तस्वीर लें, पहले टोटल्स कर लें। करें टोटल्स भाई, होश में रहने। 180 को 9 बटा 12 करना है, 190 को नहीं। 50 वो धमाके हो रही है तो। अब जी क्या करना है, बोला ट्राई करो एट्रीब्यूटेबल। देखो हर किस्म के अंग्रेजों के मुल्क में जाना पड़ सकता है ना, तो एट्रीब्यूटेबल तो वाले भी दुनिया में है। वो चित के अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती। एट्रीब्यूटेबल टू अफ्रीकन्स, एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट। आप यूट्यूब पे आ जाके देखो कंसोलिडेशन बाय अफ्रीकन्स, तो वो उसके उनके टीचर होंगे, बोल रहे होंगे एट्रीब्यूटेबल तो पेरेंट, एट्रीब्यूटेबल तो एनसीआई, वर्किंग 5 एज प्रॉफिट, गिव इट तो सीआरई, नो यूज, गिव इट तो एनसीआई, यूज 16 सर्वे 20%, कितना 3.2, डेट कम्स टू 3। भाई खुदा के लिए बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के एक चीज सोचनी है, ये कोई कंक्लूजन ना निकालिएगा सर वर्किंग 2 और वर्किंग 5 का हमेशा ही 3 बराबर आया करेगा। नहीं मोहतरम, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं करना नहीं चाह रहा था बात। इधर डिविडेंड्स की एडजस्टमेंट्स भी आती हैं, इधर नहीं आती। कल आपको कुछ और मसला हो गया सवाल में, तो गलत डिसीजंस मत लें और गलत चीज़ों की तरफ मत जाएं, बस प्लीज़। 3 एनसीआई को कितना दे दें? 3। कुछ गलत डिसीजंस खुद ही ना लीजिएगा। वर्किंग 5। अच्छा, हम क्यों नहीं साथ साथ सोच रहे होते पेरेंट के बारे में कि सीआरई को ये चीजें हिट होनी है प्रॉफिट लॉस बनाते हुए, क्योंकि पेरेंट का बैलेंसिंग आ जाती है चीजें, तो पेरेंट के एतबार से चीजों को नहीं सोचना होता, सिर्फ सब्सिडरी के एतबार से सोचना होता है जी। 60 क्या? नहीं, ये फिगर चेंज आया करेंगे आने वाले दिनों में। ये फिगर आपने ये लेके जाना है। हाँ, वो लेके जा सकते हैं, अगर एक शर्त हो वो बताऊंगा। हाँ जी, शोभा भाई कह रहे हैं कि उसने प्रॉफिट एंड लॉस मांगे, आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे हैं, तो नहीं यार, उसके सवाल का जवाब देने दो। अच्छा, इसको प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं यहाँ तक, और फिर ओसीआई भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आएगा। जब आएगा फिर इंशाल्लाह उसको टेकअप करेंगे। ऊपर लिखने में कोई हर्ज नहीं, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आपने लिखना है वो लिख दो, लेकिन जब ओसीआई आएगा तो फिर इसका नाम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ही होगा, वो कुछ और ओसीआई है। ठीक है जी, होमवर्क में अगला होमवर्क आज ऐसा करते हैं, फिर अगला सवाल कर लेते हैं बस एक क्वेश्चन 30। 1 मिनट यार, ये लाओ इधर कैमरा भाई। ये होमवर्क के सवाल में ना और तरीका है, इसमें भी एडजस्टमेंट के नंबर उड़े हुए हैं सारे। अच्छा, होमवर्क के सवाल में जो ये वाली एडजस्टमेंट है डिविडेंड वाली, इसका P&L पे कोई इंपैक्ट नहीं है, और बैलेंस शीट पे अल्लाह का शुक्र है ये क्वेश्चन 12 का सिनेरियो नंबर ए है। बैलेंस शीट के 1 ना सिनेरियो ए, 12 ए पढ़ा था ना, पहला सिनेरियो है, 5 में पहला सिनेरियो है, और P&L के एतबार से डिविडेंड का कोई इंपैक्ट नहीं है। सर क्यों नहीं है, वो फिर डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह अगले सवाल में। तो ये पूरा सवाल आपका होना चाहिए आज, हैंड रिटन पेज 7 सामने रख के। और मैं आपको टाइम बता दूं यार, इसको 18 ले लें तो यार 40 मिनट्स में ट्राई कीजिएगा। कितना ट्राई करेंगे? 40 मिनट्स में।